ईमानदार राजनीति का नारा लगाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमकर बेईमानी की। क्लासरूम घोटाले से लेकर शराब और अब जल बोर्ड का घोटाला सामने आया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक फंसे हुए हैं। ताजा मामला जल बोर्ड का है, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा यानी एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के 20 करोड़ रुपए के कथित तौर पर गबन करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान राजू नायर, गोपी कुमार केडिया और अभिलाष वासुकुट्टन पिल्लई के रूप में हुई है। असल में जल बोर्ड ने अपने विभिन्न कार्यालयों में ऑटोमेटिव बिल पेमेंट कलेक्शन मशीन स्थापित करने का काम कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा था। कॉर्पोरेशन बैंक ने अपनी ओर से फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशंस को अनुबंध दिया, जिससे ये जिम्मेदारी आरएमई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई। अनुबंध 10 अक्टूबर 2019 तक वैध था, लेकिन आरएमई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2020 तक राशि एकत्र की। जांच के दौरान एसीबी ने पाया कि आरएम ने डीजेबी कियोस्क से एकत्र की गई राशि को फर्म के फेडरल बैंक खाते के माध्यम से राजू नायर, उनके रिश्तेदारों और कई अन्य सहायक कंपनीज को स्थानांतरित किया था। मामले का खुलासा होते ही विपक्ष के निशाने पर अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 2019 में जल बोर्ड में बिल कलेक्शन को लेकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल कलेक्शन कंपनी के अनुबंध को आगे बढ़ाया, जिससे साबित होता है कि ये घोटाला उनकी जानकारी और देखरेख में हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भ्रष्टाचार की जड़ और मास्टरमाइंड होने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के खातों को सील कर उसकी जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि 2019 में 20 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात जब पिछले साल सामने आई, तो उपराज्यपाल ने एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिल उगाही करने वाली 3 कंपनीज के मालिकों को 20 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। बिल कलेक्शन कंपनी आरूम ई पेमेंट्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक था, लेकिन कंपनी मार्च 2021 तक बिल कलेक्ट करती रही। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब इन कंपनीज की जांच दिल्ली जल बोर्ड विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से करने पर 20 करोड़ का घोटाला सामने आया था। राणा अय्यूब का इंटरव्यू लेने वाले आतंकी को करिश्माई बताने वाले, होली को दुनिया का सबसे गंदा त्योहार बताने वाले और पीएम मोदी के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने वाले बीबीसी की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। वजह विपक्षी पार्टियों की तरफ से मिल रहा समर्थन है। यही वजह है कि आयकर की टीम जब बीबीसी के दफ्तर पहुंची, तब उनके संपादकों ने उनके साथ बहस की, लेकिन फिर उनके होश ठिकाने लग गए और सर्वे का काम शुरू हुआ। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को मेल भेजकर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा। विदेशी मीडिया हाउस में ये सर्वे अर्जित किए गए लाभ को विदेश भेजने और ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन के कारण आयकर विभाग ने ये एक्शन लिया। इसके पहले अधिकारियों ने इससे संबंधित बीबीसी को कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। आयकर विभाग का कहना है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज करने और विशाल लाभ को विदेश भेजने के मामले में सर्वे किया गया। अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये छापेमारी या तलाशी नहीं, आयकर नियमों के तहत इस तरह के सर्वे नियमित रूप से किए जाते हैं। इन नियमों की अनदेखी के चलते आयकर विभाग ने बीबीसी को कई नोटिस भेजे थे, लेकिन बीबीसी ने जानबूझकर उनका जवाब नहीं दिया। सूत्रों के हवाले से बीबीसी कार्यालय में सर्वे का मुख्य कारण टैक्स का फायदा सहित अनधिकृत लाभों में हेरफेर। आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की। कहा जाता है कि इस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप्स रखवा लिए थे और इसके साथ ही वहां के कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा था। बीबीसी ने कहा था कि आयकर अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं। कई कर्मचारियों ने अब इमारत छोड़ दी है, लेकिन कुछ को वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है। वे पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कहा कि दफ्तर में जारी आयकर सर्वे सभी कर्मचारी इसके लिए सहयोग करें। सभी कर्मचारी आयकर अधिकारियों को सहयोग करें और उनके सवालों का विस्तृत जवाब दें। इसके साथ ही बीबीसी ने कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी नहीं देने के लिए कहा। इस सर्वे को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत विरोधी तत्वों का कहना है कि बीबीसी ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया था। हालांकि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, वे इससे सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लौटे और दल बल सहित अडानी पर चढ़ दौड़े। ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार से लेकर केसीआर तक सभी ने अपने म्यान से तलवारें खींच रखी हैं कि 2024 की चुनावी जंग आर पार की होगी।
पीएम मोदी का किला ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष जिस खुशफहमी में जी रहा है वह कम से कम 2024 में तो पूरी नहीं होने वाली। वजह यह कि विपक्ष की तमाम किलेबंदी, राहुल गांधी की जोर आजमाइश, ममता की चुनौती और अरविंद केजरीवाल की फेक चुनावी भविष्यवाणियों के बावजूद जनता पर मोदी का मैजिक पूरी तरह से काम कर रहा है। मोदी का मैजिक पिछले एक साल में पहले की तुलना में बढ़ा भी है। 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से केंद्र में एनडीए सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भी दम भर रहे हैं। इस बीच एक सर्वे के नतीजे बताते हैं कि एक साल के अंदर पीएम मोदी की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार दिखाई दे रहा है। एक साल में एनडीए के प्रदर्शन से संतुष्ट होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सर्वे के ताजा आंकड़े जनवरी में जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए काम को 67% लोगों ने पसंद किया। वहीं सरकार के काम से असंतुष्टों की संख्या 18% है। अगर आप 6 महीने पहले इसी एजेंसी के सर्वे को देखें तो हैरान रह जाएंगे। 6 महीने में बीजेपी का ग्राफ एक झटके में ऊपर आया। अगस्त 2022 के सर्वे में एनडीए सरकार के काम से 56% लोग सहमत थे। असंतुष्टों की संख्या तो 52% थी। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर एनडीए से संतुष्ट वालों की संख्या 11% बढ़ी है और असंतुष्टों का आंकड़ा सीधा 14% खिसक गया। सर्वे में पीएम मोदी लोकप्रियता के मामले में भी टॉप पर हैं। जनवरी 2023 में जारी किए गए सर्वे में 72% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के काम को पसंद किया। अगस्त 2022 में किए गए सर्वे में ये आंकड़ा 66% था, जो अब 4% बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिन वजहों से आजम खान की विधानसभा की सदस्यता गई थी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता उसी वजह से छिन गई। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्वार विधानसभा सीट से जीते थे। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले में सुनाई गई थी 2 साल की सजा। अब्दुल्ला आजम की विधायकी 3 साल में दूसरी बार खत्म हुई है। 3 साल पहले उम्र के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द किया गया था। 15 साल पहले हरिद्वार हाईवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, इसलिए विधायकी चली गई है। दरअसल नियम है कि आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर जनप्रतिनिधि की विधायकी खुद ही खत्म हो जाती है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल के जेल की सजा सुनाई है। वहीं विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी 7 आरोपियों को मामले में बरी कर दिया गया है। दरअसल ये मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। 2008 के छजलैट प्रकरण में कोर्ट से लगातार गैर हाजिर होने के कारण 2020 में कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। अब इस मामले में आजम खान को अपना पक्ष रखने के लिए 20 फरवरी की तारीख दी गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच की आंच सत्येंद्र जैन तक पहुंच गई है। पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रहे सत्येंद्र से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गई। सत्येंद्र जैन के वकील ने बताया कि जांच एजेंसीज ने इस संबंध में विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष एक आवेदन दिया था और उसे अनुमति दे दी गई। अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। जैन फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि वे सत्येंद्र जैन शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं हैं। अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर से भी पूछताछ की। नायर आबकारी नीति धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। नायर को पहले आबकारी घोटाले में जमानत मिली थी। ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में कहा था कि पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच से पता चला कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार अवैध धन उत्पन्न करने और खुद के लिए चैनल बनाने के लिए बनाया गया था। विजय नायर भी आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। खास बात ये कि नायर को पहले आबकारी घोटाले में जमानत मिली थी। ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब तक की गई जांच से पता चला है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार उत्पन्न खुद के लिए अवैध धन चैनल बनाने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पंजाब में बीजेपी ने अकाली दल को तगड़ा झटका दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी अजनाला 2 अन्य नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अजनाला ने हाल ही में अकाली दल छोड़ा था। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से नाराज चल रहे अजनाला को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अकाली दल के पूर्व विधायक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ अनबन के बीच अजनाला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुखबीर सिंह बादल को अपना इस्तीफा सौंपने से पहले बोनी ने अजनाला में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे उनके अगले कदम को लेकर सुझाव दें। दरअसल उन्होंने ये कदम पार्टी द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जोध सिंह समरा को उनके स्थान पर अजनाला का हल्का प्रभारी नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया। इस बात से नाराज अजनाला ने सुखबीर सिंह बादल को सौंपे अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, क्योंकि आपके नेतृत्व में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात किया उन्हें हल्का प्रभारी और अन्य पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। अजनाला ने कहा था कि अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा पंजाबियत और सिख पंथ की भलाई के लिए दिए गए निर्देशों और इकबाल सिंह झुंडा समीक्षा पैनल की सिफारिशों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब अकाली दल संवैधानिक और सार्वजनिक रूप से पंजाब के लोगों की भलाई करने वाली पार्टी नहीं रह गई है। ऐसे माहौल में मेरा पार्टी में रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। बोनी अकाली दल के पूर्व सांसद और विधायक रतन सिंह अजनाला के बेटे हैं और ये दूसरी बार है जब उन्होंने पार्टी छोड़ी। वे 2007 और 2012 में यानी 2 बार अजनाला से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2018 में अपने पिता रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा सहित अन्य विद्रोहियों द्वारा बनाए गए शिरोमणि अकाली दल टकसाली में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे को लेकर कांग्रेस सहित कई दूसरे दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बहती गंगा में देर से ही सही पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपने हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन मीडिया को भ्रष्ट और बेकाऊ बता चुके केजरीवाल ने जैसे ही अपना ज्ञान बांटा, लोगों ने उनकी फजीहत कर डाली। टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे किया तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज को दबाने के बराबर है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग ईडी, सीबीआई और आईटी को छोड़ देते हैं। क्या भाजपा देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है? केजरीवाल के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि सर, मीडिया और स्टेट एफिलिएटेड मीडिया में फर्क होता है। बीबीसी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल है, न कि स्वतंत्र मीडिया, जिसका काम हमेशा ही भारत विरोधी रहा है। आप क्यों देश के विरोधियों की वकालत कर रहे हैं? एक अन्य यूजर ने लिखा कि मीडिया पर भरोसा मत करो, मीडिया अफवाह फैलाती है, मीडिया बिकी हुई है। ये किसके शब्द हैं केजरीवाल जी? एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल जी, अगर मोदी के विरुद्ध बोलने वाले मीडिया हाउस के पीछे एजेंसीज पड़ जाती हैं तो अर्नब गोस्वामी को क्यों घर से जबरदस्ती उठाकर जेल में फेंक दिया गया था? तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि बीबीसी ने भारत के लोकतंत्र व न्यायपालिका पर हमला किया। ऐसे राष्ट्र विरोधी न्यूज चैनल की देश में कोई जरूरत नहीं। कई यूजर्स ने मीडिया के खिलाफ किए गए अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा। इतना ही नहीं, एक ट्वीट ऐसा भी है जिसमें केजरीवाल ने बीबीसी की खबर को प्रोपेगेंडा और साजिश बताया था। बीबीसी ने 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। इस डॉक्यूमेंट्री को कथित रूप से यूट्यूब पर भी रिलीज किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। डॉक्यूमेंट्री बैन किए जाने पर विपक्ष ने सरकार की खूब आलोचना की थी। आरोप लगाया जा रहा था कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज किए जाने के बाद आईटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।